अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिदम्स जो थे वो देखे थे, जो हमने डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में भी पढ़े थे, लेकिन हमने उसका एनालिसिस वहाँ नहीं किया था। तो एनालिसिस जो है हमने इस कोर्स में उसका शुरू किया था। और कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स जो आपकी ये स्क्रीन के सामने हैं, ये एक्सचेंज सॉर्ट या बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट जो है, इसका एनालिसिस हमने किया था। एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इन दोनों का जो रनिंग टाइम है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर निकलता है वर्स्ट केस में। अब ये कैसे निकलता है उसका जो है ना डिटेल प्रूफ हमने इसका किया था, मैथमेटिकल एनालिसिस हमने किया था। अब ये जो आज का लेक्चर है ये मैं स्पेसिफिकली MS के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें उनको कुछ एडिशनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो यूजुअली इतने पॉपुलर भी नहीं हैं और कराए भी नहीं जाते, वो मैं इसमें कवर करूँगा। तो ये कंटेंट बेसिकली BS के स्टूडेंट्स के लिए तो लाजमी नहीं होगा, लेकिन ये है कि MS के स्टूडेंट्स बाहर के उनके कोर्स में ये कंसिडर होगा। तो 3 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिफरेंट तरीक़ों से उसको हम देखेंगे, फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले जो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसको हम देखेंगे दैट इज शेल सॉर्ट। अच्छा, शेल सॉर्ट जो है इसका जो है मुख्तसर खुलासा ये है कि ये इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो उस वक्त फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको, कि ये लिस्टों को तोड़ता है और इसमें एक इंक्रीमेंट्स का तस्वर होता है, और वो इंक्रीमेंट्स एक h की वैल्यू इसमें हमें मिलेगी, वो हमें निकालनी होगी या डिसाइड करनी होगी समहाउ। उसकी बुनियाद पे लिस्ट को हम तोड़ेंगे और वो जो लिस्टें टूट जाएंगी उनमें फिर हम उनको जब सॉर्ट करेंगे इंटरनली, तो वो इंटरनली अपने अंदर इंसर्शन सॉर्ट को यूज करेगा। यानी इसमें कुछ सीक्वेंसेस मेरे पास निकलेंगी और सेपरेटली उन सीक्वेंसेस के ऊपर हम इंसर्शन सॉर्ट लगाएंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जब इस सॉर्टिंग के अंदर सर आप इंसर्शन सॉर्ट लगा रहे हैं तो फिर तो बात वही हो गई कि आपने इंसर्शन सॉर्ट को उसमें कॉपी कर दिया, तो ये कैसे नया एल्गोरिदम है। तो वो तो मैं जब ये एल्गोरिदम फिनिश करूंगा तो उसका एनालिसिस करूंगा तो फिर वहाँ पे एक बात करूंगा कि इसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो में एनालिसिस हम करेंगे तो वो स्लाइटली इट वुड बी बेटर देन इंसर्शन सॉर्ट। वो कि अपने अंदर इंसर्शन सॉर्ट को यूज करेगा लेकिन स्टिल इसका ओवरऑल रनिंग टाइम उससे बेहतर आएगा। उसकी रीजन क्या है वो भी लगे तो सुन लें। वो रीजन ये है कि वहां पे आपको याद होगा इंसर्शन सॉर्ट में एक ब्यूटी ये थी या कमाल ये था या उसमें एक इंटेलिजेंस छुपी हुई थी कि जब डाटा सॉर्ट होता था तो उसका रनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता था और वो लीनियर इन नेचर बन जाता था। ये शेल सॉर्ट इसके उसकी इस फायदे को या इस पॉइंट को उठाता है, इसको एक्सप्लॉइट करता है और उसको यूज करके फिर जो है अपना जो है ना वर्स्ट केस में भी रनिंग टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो बहरहाल ये इसका एक जो है आपको मैंने एक छोटा सा खुलासा दे दिया है। अब आइए देखते हैं कि ये एल्गोरिदम है क्या, ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये जो है इसको डिमिनिशिंग इंक्रीमेंट सॉर्ट भी कहा जाता है और ये इन्वेंट किया था डोनाल्ड शेल ने, ना उसी के नाम पर है ये एल्गोरिदम 1959 में। और हम कहते ही हैं कि इट्स अनदर रिफाइनमेंट ऑफ स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट। जो स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट हमने पढ़ी है ये उसकी समझ लें कि एक रिफाइनमेंट है। और वो कहता है कि इट यूजेस इंसर्शन सॉर्ट ऑन पीरियोडिक सब सीक्वेंसेस, जो अभी मैं बात दिखाऊंगा आपको कि वो पीरियोडिक सब सीक्वेंसेस क्या हैं, द इनपुट टू प्रोड्यूस द फास्टर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अच्छा, साइज ऑफ द सब सीक्वेंस क्या होगा एक इन शेल सॉर्ट के अंदर, तो वो भी हम डिसाइड करेंगे, जो मैंने अभी इशारा किया कि इट वुड बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग सम इंक्रीमेंट्स। और इंक्रीमेंट्स को ये एज का नाम देता है, तो वो एज के से शुरू होकर k-1 और h1 तक जाते हैं। ये क्या है इसको भी हम देखते हैं एक मिसाल में। और आफ्टर दी सब लिस्ट आर सॉर्टेड, तो जब ये सॉर्ट हो जाती हैं सारी सब लिस्ट्स, ठीक है ना जी, सो वी चूज अ न्यू स्मॉलर वैल्यू ऑफ h। तो ये h जो है ना हम बार बार इसको चूज करेंगे और इवेंचुअली ये h जब 1 हो जाएगा तो फाइनली वो कहता है कि h1 के ऊपर जो है ना दिस इज स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट, यानी ये बिल्कुल उसका स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट फिर बन जाता है व्हेन h बिकम्स 1।
लेकिन ये हम वहाँ देखेंगे कि अगर ये इंसर्शन सॉर्ट बन जाता है तो फिर तो इसने और ज़्यादा टाइम लिया, तो हम कहेंगे नहीं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इन पासेज में से जब गुजरता है और एज की वैल्यूज़ को रिड्यूस करता जाता है, तो साथ साथ ये बहुत इंटेलिजेंटली डाटा को सॉर्ट भी कर रहा होता है। लिहाजा इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये चीज़ हम अभी देखते हैं। अच्छा जी, मिसाल आपके सामने मैं पहले रखता हूँ एक, और फिर उससे समझना आसान हो जाएगा। इस एग्जांपल में मैंने कुछ कलर स्कीम्स यूज़ की हुई हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये एक सेम कलर मींस सेम सीक्वेंस। डिफरेंट कलर जो है वो बताएंगे कि मतलब अगर ब्लू है तो ब्लू नंबर जहाँ जहाँ आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये एक सीक्वेंस है। जो रेड है तो उसका मतलब है ये दूसरा सीक्वेंस है। 12 है यानी सॉरी वाइट है या रेड है तो इसका मतलब है, येलो है तो इसका मतलब है ये अपने अपनी सीक्वेंसेस है। अच्छा, अब अगर इस स्लाइड में हम जरा देखें तो यहाँ पे ये लिस्ट आपके सामने गिवन है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स रखे हैं और इसको अब हमने सॉर्ट करना है इस डाटा को। तो 4 सॉर्ट्स यील्ड्स। अब ये 4 सॉर्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ एज की वैल्यू इसने 4 ली हुई है। अच्छा, ये वो इंक्रीमेंट्स हैं जो हमने लास्ट स्लाइड पे ये इंक्रीमेंट का तस्वर डिस्कस किया। तो H1 जो है ना वो आखिरी जो है ना इंक्रीमेंट है जो कि H1 इज इक्वल टू 1 होगा हमारा एक्चुअली, और HK जो हमारा सबसे पहला इंक्रीमेंट है तो वो पहला सबसे इंक्रीमेंट इसने 4 लिया है। अच्छा, एज की वैल्यू है ना, इस पे मैं बहस बाद में करूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एज। ठीक है ना जी। यानी एज की वैल्यू का n के साथ जो रब्त है कि अगर n 8 है तो फिर एज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n अगर 16 है तो n की एज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर n 2000 है, ठीक है ना जी, तो फिर एज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये चाहे सारी चीज़ें जो है ना ये रब्त में, ये मैं इंशाल्लाह इसको बाद में क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब जो है ना इसको ज़रा देखिए दोबारा। ये इनिशियल लिस्ट को कहता है 4 सॉर्ट्स का मतलब ये कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ये देखें, एक ये लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये इस लिस्ट की। और ये जो सेम कलर्स हैं यानी ये ब्लू ये और ये ब्लू, ये एक सीक्वेंस है जिसको हमने सॉर्ट करना है आपस में। ये रेड में 55 और 18 को हमने इकट्ठा सॉर्ट, एक ये दूसरा सीक्वेंस है। और ये 12 और 6 ये एक सीक्वेंस है, इसका कलर भी सेम रखा हुआ है इसलिए मैंने। और 42 और जो है आपका 67 एक सीक्वेंस है। तो अब ये 4 सीक्वेंसेस को मैंने अलग से सॉर्ट करना है। ये 4 सीक्वेंसेस बन गए और हर सीक्वेंस में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, और आपने इसको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, जो मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कह दिया कि ये बैक एंड पे क्या यूज करता है, आपका ये इंसर्शन सॉर्ट को यूज करता है। अच्छा, अब जो है अगर आप गौर करें तो ये इनको अलग-अलग जब मैं सॉर्ट करूंगा तो देखें 44 और 94 का आपस में जब सॉर्टिंग होगी तो ये सॉर्ट होने के बाद 44 और 94 इन्हीं पोजीशंस पे रहेंगे, क्योंकि 44 इज लेस देन 94 अगर मुझे असेंडिंग में करना है। और जब मैं 55 और 18 को करूंगा तो देखें 55 और 18 आपस में जगह उन्होंने स्वैप कर ली। जो इस 4 सॉर्ट्स 4 सीक्वेंसेस हैं, हर सीक्वेंस में मैंने इंसर्शन सॉर्ट लगाया और उसकी बुनियाद पे कुछ शफलिंग हुई। तो शफलिंग होने के बाद 44 94 तो अपनी जगह ही रहे क्योंकि वो छोटा है, और 18 और 55 पे जब मैंने इंसर्शन सॉर्ट लगाया तो उसने इसकी जगहों को चेंज किया। फिर देखें 12 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, जो सीक्वेंस है, उसने भी चेंजेस करके ये 6 और 12 बना दिया इससे। ठीक है, और 42 और 67 का कोई चेंज नहीं है, लिहाजा ये अपनी जगह जूं का त्यों है। तो अब आप जरा देखें कि जो मैंने इंक्रीमेंट डिसाइड किया था 4, उसकी बुनियाद पे ये डाटा एक पास गुजारा है मैंने, और छोटी छोटी लिस्टों पे आप देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट ऑलमोस्ट बहुत तेज चलेगा। आप इंसर्शन सॉर्ट को इस एल्गोरिथम पढ़ने से पहले एक दफा अगर रिवाइज करके आ जाएंगे तो फिर बहुत मेरी बातें समझ आएंगी क्लियरली। तो वहां पे अगर आपको याद हो, इंसर्शन सॉर्ट में एक इंटेलिजेंस थी कि वो जे आगे जाता था और अपनी से पीछे लिस्ट को सॉर्ट रखे जाता था। तो ये अपनी से पीछे उसको सॉर्ट रखेगा, लेकिन जब लिस्ट छोटी होगी तो एक तो कंपैरिजंस कम होंगे,
और इसकी भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि भाई पीछे जो लिस्ट है वो आपकी अनसॉर्टेड है, क्योंकि डाटा कम है ना बहुत। ठीक है, अच्छा अब यही बात मैं जरा आपने एक पास चलाया, लेकिन अगर आप गौर करें ये जो लिस्ट आपके सामने आई है, ये ऑलमोस्ट कहना चाहिए कि जो एक्चुअल लिस्ट सॉर्टेड बनेगी, जो कि फाइनली ये नीचे नजर आ रही है, ये इसमें डाटा आइटम्स अपनी असल लोकेशन के बहुत करीब करीब हो गए हैं, मतलब ज्यादा एक ही पास के अंदर। तो यानी ये एल्गोरिथम इस पे बिलीव करता है कि डाटा को यकदम सॉर्ट मत करो, बल्कि उसकी जो इवेंचुअल पोजीशन फाइनल बनेगी उसके करीब करीब इसको ले आओ डाटा को। तो जब करीब करीब लाओगे तो ये आस्ता आस्ता करीब करीब होते जाएंगे और इवेंचुअली बहुत कम कंपैरिजंस मुझे चाहिए होंगे और डाटा फाइनली सॉर्ट भी हो जाएगा। इस एल्गोरिथम का मुद्दा असल में ये है। अच्छा, अब मैं जरा इसको स्लाइड को जरा क्लियर करता हूँ फिर। अब जरा आप गौर करें, अब हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं 2 सॉर्ट यील्ड करता हूँ, यानी एज की वैल्यू मैंने यहाँ 2 कर दी, इंक्रीमेंट सेट किया। वहाँ पे मैंने एज की वैल्यू 4 सेट की थी, तो 4 मैंने आपको सीक्वेंसेस बनाई ना, जिसको आपने अलग-अलग सॉर्ट किया। अब एज 2 करेंगे तो देखें मुझे यहाँ से पार्टीशन ऐसी करनी पड़ेगी, एक इसकी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, एक इसकी। तो ये देखें, अब इसका मतलब है कि 2 सॉर्ट्स का मतलब ये कि ये यहाँ पे एक ये, अगली लिस्ट का पहला ये, उससे अगली का पहला ये, और उससे अगली का पहला ये एक लिस्ट हुई जिसको मुझे अब इंसर्शन सॉर्ट करके सॉर्ट करना है। और दूसरी लिस्ट ये हुई 18, 42, 55, 67, एज की वैल्यू 2 का मतलब ये। तो अब अगर आप गौर करें, जब आप इन लोकेशन पे 44, 6, 94, 12 को जब इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी इन चारों को अगर मैं कहूँ तो ये बन जाएगा 06, फिर आएगा 12 इस चारों से, ये जो मैंने बताया, और फिर 44 और फिर 94 सॉर्ट होके ये बनेगा ना। तो अब आप मुझे बताएं, जब ये 2 सॉर्ट्स इस पे आपने इस सीक्वेंस पे, पहले सीक्वेंस पे जाना, जब ये इंसर्शन सॉर्ट लगाई तो देखें उसने इस लोकेशन पे 6 डाला, अगली लोकेशन जो बनती थी इसकी एलिमेंट की उसने 12 से रिप्लेस हुआ, और अगली जो बनती थी वो 44 से बना, और ये 94 इस पे आ गया इसके बाद। अब ये डाटा मजीद करीब होने जा रहा है अपनी एक्चुअल पोजीशन के, जो सॉर्टेड बनेगी फाइनली। यानी वो 4 आइटम्स जो है ना, जो इस सीक्वेंस में मौजूद थे, उसको आपने सॉर्ट करके ये लोकेशंस पे इसको रख लिया। ठीक है ना जी, इन 4 पोजीशंस पे। ठीक है, और अगले जो 4 हैं अब उस पर ज़रा मैं बात करता हूँ। अगला जो सीक्वेंस है वो क्या है कि आपका 18, 42, 55 और 67 है। तो अगर आप गौर करें इसमें कोई स्वैप की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ज़रा ब्यूटी एंजॉय करें, ये देखें यहाँ पे नो स्वैप 18 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि पिछले पास ने कुछ डाटा ऐसे सेट किया है कि कुछ डाटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट की ब्यूटी याद करें, इंसर्शन सॉर्ट बेवकूफ नहीं बनता कि अगर आप उसको सॉर्टेड डाटा दें तो उस पर वो फजूल में वो इनर वाइल लूप नहीं चलाता। तो इस सूरत में आप देखें ना, इसमें कोई स्वैप्स नहीं होंगी, ये डाटा अपनी ऊजू का तू उसी जगह पे पड़ा रहेगा और आपके काफी कंपैरिजन जो है ना बैक एंड पे बच जाएंगे। ठीक है ना जी। तो अब आपके पास h इज इक्वल टू 4 किससे ये रिजल्ट आया, इस पे आपने h इज इक्वल टू 2 किया तो फिर ये आया, और अब h इज इक्वल टू 1 जब करेंगे आप इस पे, यानी अब आप इसको एक एक एलिमेंट समझ लें, अलग-अलग लिस्टों को। तो एक एक एलिमेंट को तो अगर सारे आपस में इस पे इंसर्शन सॉर्ट लगाएंगे तो ये तो प्योर इंसर्शन सॉर्ट बन गया ना, प्योर इंसर्शन सॉर्ट, यानी ये जिसको मैं कहता हूँ पिछली स्लाइड में कि स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट बन गया कि when you sort with h is equal to 1, this is a typical insertion sort। लेकिन ज़हन में एक चीज रहे कि ये h is equal to 1 जो आपने किया है तो इसमें डाटा आपका ऑलरेडी सॉर्ट काफी हो चुका हुआ है। आपको फाइनली इस लिस्ट से जब ये लिस्ट बनानी होगी तो इसमें आप देखें डाटा बहुत जो है ना वो कम जो है स्वैप होगा, यानी देखें 6 अपनी जगह पे ही रहा, ठीक है ना जी। 18 ने भी थोड़ी सी जगह बदली है 12 के साथ, 42, 44 अपनी जगह रहे, 55 भी अपनी जगह रहा, इसने सिर्फ अपनी जगह से स्वैपिंग की है इन जोगों ने। तो इससे क्या नतीजा निकला
कि जब आपने फाइनल पास h इज इक्वल टू 1 वाला लगाया है तो ऑलमोस्ट समझें ये कि यू हैव डन नथिंग, आपने स्वैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज स्वैपिंग उसकी नहीं की, ठीक है ना जी। तो जब कुछ भी नहीं की तो इसका मतलब क्या है कि अब आप जो है ये यू हैव सेव्ड लॉट्स ऑफ कंपैरिजंस, और उससे खातिर खां असर जो है वो जो है एनालिसिस पे अब पड़ेगा। एक छोटी मिसाल और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद इसके बस एनालिसिस पे आते हैं। ये वही लिस्ट है जो कि मैंने अभी दिखाई आपको, लेकिन अब मैंने h इज इक्वल टू 4 से शुरू किया था ना, मतलब ये कि 4 लिस्टें इसमें हमने कहा था कि सीक्वेंसेस होंगे। अगर मैं h इज इक्वल टू 5 के साथ इसको शो करता, h इज इक्वल टू 5 के साथ, तो 1 2 3 4 5, तो यानी मुझे जो है ना 5 सीक्वेंसेस बनाने, मुझे यहाँ कट लगाना है फॉर h इज इक्वल टू 5। तो देखें अब पहली लिस्ट का कलर मैंने सेम रखा है, फिर दूसरी के रेड जो है ना वो रेड हैं, फिर ये ग्रीन समझ लें इसको 12 और 67 का, और इस 42 के अगेंस्ट यहाँ कोई आइटम है नहीं। अगर होता तो ज़ाहिर है उसका पेयर मैं 42 से बनाता, और 94 का भी नहीं है तो वो भी मैं यहाँ बनाता। तो लिहाजा जब नहीं है तो 5 का मतलब है कि इसकी जो है ना इसकी लिस्ट में ये एक ही एलिमेंट है इन दोनों की, और इसकी सीक्वेंस में, और जो पहले 3 हैं उनकी सीक्वेंसेस में 2 एलिमेंट्स हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप वही फलसफा लगाएं, 5 सॉर्ट जब यील्ड करेंगे तो ज़्यादा 44 और 18 की जो लोकेशन है वो आपस में स्वैप हो जाएगी, 18 यहाँ आ जाएगा, 44 यहाँ चला जाएगा। 55 और 6 जब करेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा और 55 उसकी जगह ले लेगा। फिर 12 और 67 करेंगे तो देयर विल बी नो स्वैप, तो वो वहीं उतर आएंगे ऐसी। और 44 और 42 और 94 चूंकि आगे उनका एलिमेंट यहाँ कोई है नहीं तो वो भी एज इट इज उतर आएंगे। इसके बाद अब आप जब इस लिस्ट पे 3 सॉर्ट सील्ड करेंगे, ठीक है ना जी, तो 3 का मतलब है कि अब आप इस रिजल्टेंट लिस्ट पे यहाँ पे कट लगाएंगे 3, फिर यहाँ पे 3 के बाद एक कट लगाएंगे, और फिर यहाँ कट लगाएंगे। यहाँ पे तीसरा नहीं है लेकिन बस बात यही है। तो अब देखें इसका कलर मैंने सेम किया हुआ है, यानी इसको मैं दोबारा से शाउट करता हूँ, यानी इसका 3 कट लगाने के बाद 18 का कलर, 42 का कलर और 55, ये एक सीक्वेंस हुआ। अगला सीक्वेंस ये है रेड कलर वाला, ठीक है, और जो उससे अगला है उसमें सिर्फ ये 2 बनेंगे, 12 और 44, इधर तो कुछ है नहीं। अब जब इस पे आप ये लगाएंगे तो 18 42 55 देखें देयर विल बी नो चेंज, ये बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट का आपको जो है ना वो बेस्ट केस एंजॉय करेंगे यहाँ, यानी उसमें कोई टाइम जो है ना उसकी ग्रोथ लीनियर हो जाती है। फिर अच्छा दूसरे में उठाएं तो देखें 6 का 6 ही है, 60 जो 94 और 67 है उन्होंने सिर्फ अपनी जगह स्वैप की है, ठीक है। 1244 में फिर एंजॉय करें, देयर इज नो स्वैप, ये उसी तरह ही उतर आया। और फाइनली जब h इज इक्वल टू 1 इस पे लगाएंगे, यानी एक की लिस्ट बनाएंगे, तो अब देखें इसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर शफल नहीं होंगी, स्वैपिंग नहीं होगी। ये डाटा ऑलमोस्ट शुरू में ये इसी तरह ही आपस में इधर ही स्वैप होके आ जाएगा, ये एज इट इज़ आएगा। देखें बात समझ आ रही है, ये भी एज इट इज़ आएगा। तो और इधर भी जो इन तीनों का जो है शफल सिर्फ इस एरिया में होगा, इन 3 का। तो मतलब कहने का ये है कि ये इंसर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसको एंजॉय करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसको जो है सही मानों में जो है ना उसको इस्तेमाल जो है करने की कोशिश करता है, और उसी से फ़ायदा ये उठाता है, ठीक है ना जी। तो बाहर कैफ ये हमारे पास जो है ना आपको मैंने शेल सॉर्ट की जो है ना 2 एग्जांपल्स इसलिए कराई विद डिफरेंट एच विद डिफरेंट इंक्रीमेंट्स, ताकि आपको पता लगे कि शेल सॉर्ट कैसे इंसर्शन सॉर्ट का वो जो है ना कहते हैं ना कि जो उसका जो मेन थीम है, यानी कि वो सॉर्टेड डाटा पे बेवकूफ़ नहीं बनता। सॉर्टेड डाटा को मजीद सॉर्ट करने के लिए कंपैरिजंस जो उसमें एडिशनल है वो नहीं करता, इनर वाइल लूप स्किप कर जाता है उसमें जो हमने वहाँ पढ़ी थी। अब उससे एनालिसिस में क्या फ़र्क आ जाता है, कंपैरिजंस कितने कम हो जाते हैं, तो वो अब बातें जो हैं वो हमने वहाँ भी डिस्कस की थी। अब आए जी इस शेल सॉर्ट का एनालिसिस करते हैं। अच्छा तो बहुत सारी बातें अब क्लियर हैं, आप इसको से जल्दी जल्दी पढ़ लें। ईच पास बेसिकली बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस पास, क्योंकि उससे पिछले पास में कुछ डाटा उसको सॉर्टेड मिलता चला जाता है, तो वो बेनिफिट उठाता है इस चीज़ का। और वो कहता है कि ईच पार्स पार्शियली सॉर्ट्स रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ द फुल लिस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर पास का जो डाटा है वो स्मॉल है, स्मॉल पोर्शन के साथ वो डील करता है और उसको जो है ना उसको लेके चलता है। और फिर आगे वो कहता है कि सिंस द सब लिस्ट आर फेयरली स्मॉल,
क्योंकि सब लिस्ट छोटी होती चली जाती हैं। इंसर्शन सॉर्ट इज एफिशिएंट फॉर सॉर्टिंग द सब लिस्ट्स। तो जब लिस्टें छोटी होती जाती हैं और पिछले पास से वो अपनी कोई असल जगह के करीब भी आना शुरू होती हैं, तो ये याद रखेंगे जितनी आपकी सब लिस्ट बनती चली जाएंगी उस पे इंसर्शन सॉर्ट मोर एनहेंस होना शुरू हो जाएगा, कंपैरिजंस कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका मोस्टली डाटा अपनी जगह के करीब आ चुका हुआ है। तो आपके वो जो जे इंडेक्स से पीछे जितने के आपने कंपैरिजन करना होता है उसमें एक दो शायद ये स्वैप करके वापस लौट जाएगा, बाकी डाटा तो शॉर्ट है। ये आपको फायदा नहीं हो रहा है, कितने ऑपरेशंस आपके सेव हो रहे हैं, बचत हो रही है आपको। तो यही बात वो यहाँ कर रहा है। और फिर कहता ये है कि एज सक्सेसिव पासेस यूज स्मॉलर इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट छोटे छोटे करते जा रहे हैं आप, एंड थस लार्जर सब्स दे आर ऑलमोस्ट सॉर्टेड ड्यू टू द प्रीवियस पासेस। यही बात जो मैंने की कि पिछले पासेस से वो क्या हो गया है, डाटा आपका वो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गया है। और ईच पार्शियल सॉर्ट डजंट डिस्टर्ब अर्लियर वंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं आपका ये ख्याल हो कि सर इन मिसालों में आपने जब एज छोटा किया तो पीछे जो डाटा अपनी असल जगह के करीब आ चुका था इसने उसको मुतासर किया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब इंक्रीमेंट छोटा करते हैं, ये देखें ना, ये 6 अगर यहाँ 94 था तो ये 6 अपनी जगह पे अगली पास के बाद से कोई दूर नहीं जा रहा, करीब हो रहा है लेकिन दूर नहीं जा रहा। या अगर आप कहते हैं कि सर ये 42 इधर उधर हो गया या 67, देखें 67 अगर यहाँ करीब आया है तो वो तो उसके करीब ही फिर थोड़ा आगे गया है, यानी ज्यादा डिस्टर्बेंस इधर नहीं कि ऐसा नहीं है कि आपने 67 को कहीं उठा के इधर ले आए थे और फिर यहाँ के बाद यहाँ ले गए थे, ऐसा नहीं है। या पिछली मिसाल जो आप देखते हैं, जो पहली मिसाल आपने देखी, तो वहां पे भी ये चीज नोट करें। तो ईच पासेस वो कहता है कि इट डजंट डिस्टर्ब द अर्लियर पासेस ने जो शफलिंग की है उसमें ये उसको डिस्टर्ब इस सेंस में नहीं करता कि आपके पिछले हुए काम पे ये पानी फेर दे, बल्कि ये पिछले वाले पासेस की से जो है ना एक किस्म का फ़ायदा उठाता है और उस फायदे की बुनियाद पे फिर इंक्रीमेंट छोटा करके सब लिस्ट छोटी करके उनको सॉर्ट करने की कोशिश करता है। एनी हाउ, अब आए जी उसके एनालिसिस में, तो इट प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन द लास्ट पासेस आर मेड यूजिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स फ्यू एलिमेंट्स विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये हमने देख लिया कि कुछ एलिमेंट्स अब जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, ज़्यादा जो है ना एलिमेंट जो है वो अपनी जगहों पे अपनी असल लोकेशंस के करीब करीब आ चुके होंगे। बिकॉज ऑल ऑफ द वर्क इज डन इन अर्लियर पासेस, पिछले पासेस में ये काम हो चुका होगा। एंड नंबर ऑफ कंपैरिजंस बाय शेल सॉर्ट इज फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीमेंट्स। अब ये वो वाली यहाँ से एनालिसिस असल में शुरू हो रहा है इस पॉइंट से कि अब अगर आपसे कोई ये कहे कि जनाब आप मुझे इस एल्गोरिथम के कंपैरिजंस गिन के दें, कितने कंपैरिजंस आपने किए हैं, तो अगर आप गौर करें इसमें ये लिस्ट में ये बताना पिछली लिस्टों में कि कितना सब लिस्ट जे इंसर्शन सॉर्ट है ना, तो जे आगे जा रहा था, जे ने पिछले कितने डाटा के साथ इस नए डाटा का स्वैप किया है और कितनों से नहीं किया है, ये गिनना, इसका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल है। ये तो हमें इस एल्गोरिथम से समझ आ गई है कि वो कंपैरिजंस या ऑपरेशंस होंगे कम और काफ़ी कम हो जाएंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट इसका निकालना जो है ना इतना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन स्टिल हमने एनालिसिस तो करना है। तो कहता है कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस ऑफ शेल सॉर्ट इज द फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीमेंट्स। एक तो ये इंक्रीमेंट्स में भी ये बात कहता है डिपेंड करती है कि एच आपने क्या से शुरू किया है। अगर एच आपने बहुत अच्छा वैल्यू से स्टार्ट उसका लिया है, यानी जैसे हमने पिछली मिसाल में 5 किया और उससे पिछली पहली मिसाल में मैंने एच 4 से स्टार्ट किया था, तो ये भी एक बहुत मैटर करती है ये बात कि वो एज आपने कैसे सेलेक्ट किया है। तो वो कहता है कि एक तो ये एज की वैल्यू डिसाइड करना एक गज़ब है इसमें, इस एल्गोरिथम में, कि उसके डिसीजन के बाद हमें पता लगेगा। और अगर वो आप डिसाइड कर भी लेते हैं, कोई फॉर्मूला बना लेते हैं या कुछ जो आगे मैं डिस्कस करता हूँ अभी, तो स्टिल एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस तक पहुँचना जो है ना इस शेल सॉर्ट में इतना आसान नहीं है। दैट्स वाई वो कहता है ये है, दैट्स वाई ये एल्गोरिथम ज़रा सा इसका एनालिसिस भी डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये यूजुअली बीएस को स्टूडेंट्स को मैं उसको इतना इसको इन्वॉल्व नहीं करता इस एल्गोरिथम में। तो उसमें कहता है कि इंक्रीमेंट्स शुड शो टू कंप्लीट एनालिसिस, इंक्रीमेंट्स इस तरह से हैं कि वो उससे कंप्लीट एनालिसिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, उस तक पहुंचना या एग्जैक्ट काउंटिंग करना नंबर ऑफ कंपैरिजंस या ऑपरेशंस की वो मुश्किल है।
तो अब वो कहता है ये कि अब ये याद रखिए कि ये एल्गोरिथम्स का जो कोर्स है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगले को कहेंगे कि जी मैं आपके एल्गोरिथम का एनालिसिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो मैं कंपैरिजंस पकड़ ही नहीं सकता, और इस पे तो मैंने जो है ना कुछ चेक पॉइंट्स लगा के मुझे ये पता नहीं लगता कि कितने कंपैरिजन, क्योंकि डाटा सेट पे भी ये चीज़ें डिपेंडेंट हैं वगैरह वगैरह। वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे आप जो भी हो कुछ तो करके दोगे एनालिसिस, ये तो नहीं है कि आप मुझे बिल्कुल ब्लाइंड जवाब दो कि जी नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर एल्गोरिथम्स के हाँ या एल्गोरिथम्स के लोगों के हाँ एनालिसिस का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल रिजल्ट्स। एम्पेरिकल रिजल्ट्स उसको कहा जाता है जो कि बेस करते हैं किसी एक्सपेरिमेंटेशन पे। यानी अगर ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है तो उन्होंने 100-200 मुख्तलिफ किस्म के सीक्वेंसेस लिए, ठीक है, और उन्होंने एक सीक्वेंस को सॉर्ट करने के लिए दिया एल्गोरिथम का, उन्होंने हर एल्गोरिथम इफ के अंदर चेक्स के काउंटर लगाए हुए हैं कि जी कितने कंपैरिजन हुए, तो उन कंपैरिजन को काउंट कर लो। काउंटर लगाए जा सकते हैं कोड में बहुत सारे। उन्होंने कहा जब तुमने डाटा सेट ये दिया, इंक्रीमेंट ये सेट किया, तो इतने कंपैरिजन निकले, ठीक है। फिर तुमने दूसरा दिया सीक्वेंस, तो इसी एज के साथ इतने निकले। फिर तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा, 200 तुमने सीक्वेंसेस दी विद दिस एच एंड दिस, तो ये निकला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब इन कंपैरिजन का एन के साथ जरा रब्त निकालते हैं। तो निकाला उन्होंने कि अच्छा इसका आपस में कोरिलेशन ही है, यानी ये अगर एन 5 है तो ये अगर 25 ऑपरेशन निकले हैं तो इट मीन्स कि इसका रब्त क्या है, एन स्क्वेयर। अगर एन 8 है या एन लेट्स से 3 है और जवाब आया 81, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एन क्यूब है ग्रोथ रेट इसकी। तो ये जो है इस तरह के काम करने के बाद जब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हैं, यानी जिसको हम इट हैज़ बीन शोन एम्पेरिकली भी कहा जाता है कि इट हैज़ बीन शोन एम्पेरिकली कि बेस्ट चॉइस ऑफ एज इज, इस एल्गोरिथम ने वो अप्रॉक्सीमेटली दिस, ये फॉर्मूला उसने दिया है 1.72 स्टेरिक n पावर 1/3 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। 3 इंटू n का मतलब क्या है, 1.72 इंटू n पावर 1/3। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ एज, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एज। और फिर उसके अंदर जब नया साइज आ जाए तो उस नए साइज को फिर इसमें ठोंस दो सब लिस्ट का, तो नया एज निकाल के दे देगा। फिर उसको फिर ठोंस दो तो फिर नया एज निकलेगा। तो एज की वैल्यू भी रिकर्सिवली, तो एज फाइनली 1 हो जाएगा, एक दिन आ जाएगा। 1 का मतलब वही है जो मैंने मिसाल में दिया पीछे कि वो स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट बन जाएगा और उसके बाद जनाब आपका डाटा सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी एम्पेरिकल जो है ना रिजल्ट्स ने या एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे पता चला कि अब जब आप एज की ये वैल्यू सेट करते हैं शेल सॉर्ट में, तो फिर उसका जो एवरेज रनिंग टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू दिस निकलता है। क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ n पावर 5/3। अब अगर ये एवरेज केस है तो मुझे बताइए 5/3 दिस इज फार बेटर देन क्या, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। क्योंकि अगर ये 6/3 होता तो n स्क्वेयर हो जाता, और 5/3 का मतलब है कि ये 2.n पावर 2.8 या रफली कुछ इस समथिंग होगा। तो ऑर्डर ऑफ 2.8 सॉरी 1.8 समथिंग होगा, ठीक है ना जी। क्योंकि 3 स्क्वेयर 3 2s are 6, तो 3 1s are 3 एंड 5 को तो 1.8 हम। अब ऑर्डर ऑफ 1.8 इज फार बेटर देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। और आप मुझे बताएं कि इंसर्शन सॉर्ट में आपने कहा था कि बदतरीन सूरत में मुझे ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर कंपैरिजन चाहिए होंगे, ये हम पढ़ाए थे। उसका बेस्ट केस ओमेगा n था, बेस्ट केस, लेकिन उसका जो वर्स्ट केस कह लें दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। तो इस केस में भी वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम। रैंडम एनालिसिस आप जब भी करेंगे, यानी डाटा देंगे किसी के जिसमें को आप डाटा को एज्यूम करें कि कोई उसमें बायसनेस नहीं है, कुछ नहीं है उसमें वगैरह वगैरह, तो अब उस सूरत में हम कहेंगे कि अब इसका जो रनिंग टाइम है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ n पावर 5/3, ठीक है ना जी। तो ये इसका जो है एम्पेरिकल जो एक्सपेरिमेंटेशन जो या कहना चाहिए जो की है उसकी बुनियाद पे जब एज की वैल्यू ये होगी तो फिर ये टाइम इसका रफली जो है वो निकलता है। इसके ऊपर फिर लोगों ने काम किया है और फाइनली ये जो है उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है।
तो अब बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस रनिंग टाइम इसमें क्या होंगे उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्स्ट केस पहले बात करते हैं कि वो तो ज़्यादा स्ट्रेट है कि अगर H1 होगा तो बदतरीन सूरत में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगेगा, लेकिन H1 अगर हो, लेकिन हमने अभी ये बात की है पिछले कि H1 अगर तो आप पहले दिन ही H1 ले लें इनिशियल डाटा पे तो फिर तो ये स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट बन गया, फिर तो ठीक है ये बात। लेकिन अगर आपने H4 से 5 से शुरू किया है या इस फॉर्मूले के तहत निकाला है तो फिर तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से लाजिमन आपका टाइम इसलिए कम आएगा क्योंकि अभी आप पीछे खुद ये तय करके आए हैं कि पिछले इंक्रीमेंट्स की बुनियाद पे कुछ ना कुछ डाटा अपनी असल पोजीशन के करीब होना शुरू हो जाता है। ये बात हम कर रहे हैं, यानी पिछले पासेस में वो डाटा ऑलमोस्ट सॉर्ट जो है वो हो चुका होता है, करीब तरीन जगहों पे पहुंच चुका होता है। तो इससे नतीजा निकलता है कि अगर H1 आप लेंगे फिर तो चलें मान लेते हैं ऑर्डर एन स्क्वायर, लेकिन अगर H1 से आप नहीं शुरू करते तो डेफिनेटली आपका वर्स्ट केस भी ऑर्डर एन स्क्वायर से बेहतर हो सकता है। इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना जी, वो बेहतर हो सकता है। और उसी के लिए फिर हम कहते हैं कि चलें अगर आपने H इस फॉर्मूले के तहत लिया है तो फिर आपका जो है ना एवरेज केस में ये रनिंग टाइम निकलता है। एम्पेरिकल रिजल्ट्स शो ये करते हैं। और एन ऑर्डर ऑफ एन पावर 5/3 इज फार बेटर देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उसकी ग्रोथ इससे बेहतर है, ठीक है। और ये भी अब समझ आ गया कि H और H ये फार्मूला अब आपके पास है, तो अगर आपको और कुछ नहीं पता है तो शेल सॉर्ट में डाटा लें, उस पर H की वैल्यू ये सेट करें। एन शुरू में आपका जनाब 8 है पिछली मिसाल में और अगली मिसाल में जनाब आप H जो है ना जो सब लिस्टें बनी हैं, सब सीक्वेंसेज हैं, तो उसमें 4 हैं, तो अगली में 4 दोबारा वो n इसमें फिट इन कर दें, ना 8 ना वैल्यू इसको दें 4 दें, फिर अगली दफ़ा 2 दें, तो नया H निकलता चला जाएगा आपके पास। तो यानी हर नए पास का नया H आपको ये फॉर्मूला निकाल के देगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस की बात आएंगी तो एम्पेरिकल रिजल्ट्स कहती हैं कि ये इसका रनिंग टाइम ये निकलता है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अब बेस्ट केस पे आ जाएं तो बेस्ट केस पे भी जो एम्पेरिकल रिजल्ट्स लगाए गए हैं तो उन्होंने टाइम निकाला है कि ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ n होल स्क्वायर इफ इंक्रीमेंट्स आर केयरफुली चोजन फॉर फेयरली लार्ज n। अच्छा, अब ये कहता ये है कि बेस्ट केस में ये इस तरह होगा। अच्छा, अब बेस्ट केस तो हमें पता है ना कि वो तो तब होगा ना जो मैंने शुरू में कहा कि H आपका बड़ा आइडियली सेलेक्ट हो, ठीक है ना जी, आइडियली सेलेक्टेड हो, ठीक है ना जी आपका। अगर आइडियली सेलेक्टेड हुआ आपका H तो ये मशीन को तो इल्हाम नहीं होगा कि डाटा क्या दिया, ये एक ह्यूमन कर सकता है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा ह्यूमन का फैक्टर डाल लें कि H या इंक्रीमेंट्स की वैल्यू, H की वैल्यू आप डिसाइड का हर पास के बाद डिसाइड करना आप अपने हाथ में रखें, तो मे बी आपका रनिंग टाइम जो है ना फिर ज़्यादा उसमें तो आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस या कोई एक और ऐसा मैकेनिज्म डाल दिया इंटेलिजेंस का, तो फिर कहता है कि वो बेस्ट केस में उसका रनिंग टाइम इससे भी रिड्यूस होके वो ये बन जाता है। एम्पेरिकल रिजल्ट शोज दिस, क्योंकि लॉग ऑफ n इज फार लेस देन n, ठीक है। तो और ये n और ये ऑर्डर ऑफ n 1.85 या रफली कुछ इस तरह है, और ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, तो वो जो है ना बेस्ट केस में इससे भी आप मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सारी बातें हमें एम्पेरिकल रिजल्ट्स की बुनियाद पे पता चली हैं, लिहाजा फाइनली उन्होंने आपको ये दिया है कि भाई इसको आप यूज़ करें और आप अपने डाटा को ईजीली या एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स इट, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस शेल सॉर्ट। इसके तीनों एनालिसिस हमने कर लिए, डाटा सेट को देखते हुए भी और उसके इंक्रीमेंट्स को देखते हुए भी, और फिर ये काम कैसे करता है और सब लिस्टों के ऊपर ये इंसर्शन सॉर्ट कैसे लगाता है, उसकी इंटेलिजेंस जो है इनर वाइल लूप से को ना यूज़ करना जो इंसर्शन सॉर्ट में जो उसका बेस्ट केस में हमने देखा था उससे कैसे ये इस्तेफादा करता है, उससे वो फ़ायदा उठाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें जो है वो डिस्कस जो है वो कर ली हैं। अब आ जाए जी आगे, इस एग्जांपल पे आप काम कर लीजिएगा खुद जाके इस लिस्ट पे। H की ये वैल्यू आपने 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, आपने इसमें को दिया, इसने ये निकाला, इसको आपने राउंड किया 4, तो आप H इज इक्वल टू 4 से कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्टें बनेंगी वो उसको दोबारा इसमें फिट कर दें
तो इससे को 1 पॉइंट लेट से अगर कोई वैल्यू आई नहीं एच की तो उसको आप राउंड ऑफ करके 2 कर दें एंड इस तरह फाइनली 1 होगा। जब एच 1 हो जाएगा तो ये लिस्ट आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो इसको आप जाके खुद कीजिएगा। ओके जी, तो ये एक हुआ एल्गोरिथम। अब दूसरा एक एल्गोरिथम मैं आपके साथ सॉर्टिंग का डिस्कस करता हूँ, दैट इज अबाउट रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट भी यूजुअली इतना आम नहीं कराया जाता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, चूंकि हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स में बैठे हैं, तो कल कला को आपको कोई भी चीज़ बंदा दे सकता है कि इसको आप ज़रा इसका एनालिसिस करें। तो ये जो एल्गोरिथम्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे, यानी वो उन फैक्टर्स को बुनियाद बना के आप जो है ना उसका एनालिसिस करेंगे। तो वो फैक्टर्स वेरी करते हैं केस टू केस, यानी एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम वो वेरी करेंगे। जैसे अब रेडिक्स सॉर्ट में हम आते हैं, तो जो आपने मिसाल के तौर पे ये DLD वगैरह के कोर्सेज में पढ़ा होगा कि जी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लेफ्ट से राइट चलें और फिर उसके जना वो बाइनरी से आप उससे जो है नंबर आपको गिवन है, आप जो है इन पावर्स ऑफ 2 जो है जहाँ जहाँ वंस लगाया है उसको ऐड कर दें तो उससे डेसिमल नंबर निकल आता है और वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। लेकिन सॉर्टिंग करने वालों ने सोचा कि हम इस फलसफे को सॉर्टिंग में कैसे बदल दें, यानी डाटा को कैसे इस फलसफे से इजीली जो है सॉर्ट कर लें। तो रेडिक्स सॉर्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दैट। अब रेडिक्स सॉर्ट करता क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। रेडिक्स सॉर्ट ये मिसाल आपके सामने पहले मैं डिस्कस करता हूँ, एनालिसिस तो फिर बाद में करेंगे। अब वो कहता ये है कि ये देखें, ये आपके सामने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है जी, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये इनिशियल लिस्ट है आपके पास जो कि गिवन है, और वो कहता है कि इसको सॉर्ट करके दो मुझे। तो वो कहता ये है कि पहला पास इस पे मैं लगाऊंगा इसके जो है ना सबसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो बनता है वो इन सब का ये आखिरी वाला ये नंबर है ना, ये कॉलम। तो कहता है इसकी बुनियाद पे मैं इसको शफल करके इनकी जगह बदलूंगा। लेट्स से आपका किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में डाटा पड़ा है, एज्यूम कर लें आप आसानी के लिए कि लेट्स से ये एरे में पड़ा है, ठीक है। तो एरे डाटा स्ट्रक्चर में ये अगर पड़ा है तो यहाँ पे जनाब आपने इसको क्या किया, इस डिजिट की बुनियाद पे अगर आपने सॉर्ट किया तो आप इफ लगा के कि उनकी जो है ना आखिरी डिजिट क्या है उसके ऊपर आपको फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे और उस पर आप शफल कर लें। तो ये देखें, ये पहले पास गुजरने के बाद ये सिचुएशन आपकी सामने स्क्रीन पे बनी है कि 0 वाला पहले आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 7, फिर ए 9, 9, यानी इसमें कुछ मिसिंग इसलिए है कि वो डिजिट है ही नहीं नंबरों में, यानी आपके पास इसमें 3 भी नहीं है आखिरी डिजिट, लीस्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और 8 भी नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब जब ये काम आपने कर लिया तो इसके बाद अब वो कहता है कि नेक्स्ट पास में आप इससे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है तो जाहिर है वो इसके बाद वाला डिजिट बनेगा, उसकी बुनियाद पे इसको शफल करें। तो अब देखें ये कुछ शफलिंग हुई, ये ऊपर आया। अब कुछ शफलिंग जब इसकी बुनियाद पे की तो ये जनाब आपका ये सिचुएशन बन गई इस शफलिंग की बुनियाद पे, डाटा 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, ठीक है। और फाइनल जब कहता है कि इस डिजिट की बुनियाद पे करें तो इसके ऊपर जनाब आपका ये शफलिंग होके ये आ गया जी, ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो ये आपका ये कहता है कि डाटा इज सॉर्टेड नाउ, ठीक है। लेकिन अब बात ये कि है कहने को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम है, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जो है उसको डील करता है और उसको ले के चल के जो है ना डाटा का स्वैप करता है। यानी कि ये क्या करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डाटा को लेता है और उसके ऊपर एक पास चलाता है, फिर उस एक पास करने के बाद कुछ स्वैप्स होती है वो करता है, उसके बाद कुछ और स्वैप्स करता है एंड दैट्स इट, ठीक है ना जी। तो डाटा आपका जो है वो सॉर्ट इवेंचुअली हो जाता है। अच्छा, अब इसका ज़रा एनालिसिस करते हैं कि इसमें हमें कौन से फैक्टर्स को ज़हन में रखना होगा। और उस एनालिसिस से पहले एक मिसाल और आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लगाई है और उसमें भी यही है कि इसने फर्स्ट का पास में ये आपके पास अनसॉर्टेड फाइल है जो गिवन है ये वाली, यानी ये डाटा इसने सॉर्ट किया है। ठीक है, इसमें अगर गौर करें इसने एक काम किया है,
देखें, जब डाटा आपको सॉर्ट करने का जाता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स पे आप कदगन नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना जी। यानी आप नंबर ऑफ डिजिट्स ये नहीं कह सकते कि आप 3 लेंथ के नंबर्स देंगे या 9 लेंथ के देंगे, नहीं, वो यूज़र है जो भी दे। तो अब उसमें ये ज़रा देखें, कुछ नंबर्स के आगे उसने कुछ जानबूझ के जीरोस लगाए हैं, जैसे ये, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक्चुअली यूज़र ने 972 मुझे दिया था एज अ नंबर, इसमें ये जीरोस मैंने जानबूझ के इसलिए शुरू में लगाए हैं कि इट टू मेक द लेंथ्स ऑफ ऑल नंबर्स सेम। इसका उसकी वजह क्या है वो आपको समझ अब आ गई होगी, क्योंकि मैंने हर पास में एक एक आखिरी डिजिट को, फिर उससे अगले को, फिर उससे अगले, इससे इस तरह मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जाना है। तो अगर मैं 972 को शुरू में 2 जीरोस ना लगाऊं और मैंने इस 92 को 4 यानी मिसाल शुरू में ऐसे लिख दिया, तो ये आखिरी 2 डिजिट्स की मैं क्या करूँगा। तो एक मैंने कहना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में एक बग आएगा एल्गोरिथम लिखते वक्त, तो लिहाजा उसने अपनी आसानी के लिए जो है ना स्टार्ट ऑफ द नंबर पे जो है ना उसने क्या लगा दिए हैं, जो है ना जीरोस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, कर दें, ठीक है, जीरोस आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, कर दें, फॉर द जस्ट सेक फॉर द सेक ऑफ एक्सिक्यूटिंग दिस एल्गोरिथम एफिशिएंटली। और फाइनली उसने क्या किया कि एक एरे में जब इसको डाला है, तो ये पहली जो खाना है इसमें जो है ना ये ज़ीरो वाले इधर हैं, लेकिन ज़ीरो किसी के एंड में नहीं है, लिहाजा फर्स्ट पास में ज़ीरो के डब्बे में कुछ नहीं है, 1 वाले डब्बे में ये है, 2 वाले डब्बे में ये हैं, 3 में ये है, 4 में ये है, 5 में 6 इज़ एब्सेंट क्योंकि कोई नंबर नहीं है, 7 देयर, और ये डेसिमल सिस्टम में आप बैठे हैं, तो लिहाजा आपके पास पॉसिबल वैल्यू 0 से 9 ही हो सकती है, और आखिरी 2 भी आप देख लें 7 के बाद, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये हुआ जनाब आपका ये सिलसिला। अब जो है आप आ जाएं सेकंड पास में। सेकंड पास में आपने दोबारा दूसरी जो डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको लेके बुनियाद पे शफलिंग की है, ठीक है ना जी, और इधर कुछ नहीं होगा और इस तरह। तो ये सेकंड पास बना। थर्ड पास में जो है ना तीसरा डिजिट, फोर्थ में चौथा, पांचवें में पांचवा डिजिट, और फाइनली आपको सॉर्टेड फाइल मिल गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा आप गौर करें, पासेस का ताल्लुक किससे है? नंबर ऑफ डिजिट से है। जितने डिजिट ज्यादा होंगे उतने पासेस ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि ये एक फैक्टर आपको मिल गया एनालिसिस के लिए, कि जब हम इस एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे तो इस फैक्टर के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ आ गई है कि n यानी लेंथ ऑफ डिजिट मैटर करता है मेरे पास इस पे, तो मुझे फिर एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर की लेंथ को। एक डिजिट एक पैरामीटर मुझे बनाना होगा कि आपने मुझे शुरू में नंबर दिए कितने हैं, n जिसे हम कहते हैं, हाउ मैनी नंबर्स यू हैव गिवन मी टू सॉर्ट इट। और एक तीसरी चीज शायद हमें भी ज़हन में रखनी पड़े कि आप बैठे किस सिस्टम में हैं। आप यहाँ डेसिमल सिस्टम में बैठे हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि आपने बकेट्स या ये खाने डब्बे बनाए हैं 0 से 9। क्यों बनाए हैं? क्योंकि आप डेसिमल सिस्टम में बैठे हैं, ठीक है ना जी। बात समझ आ रही है? अगर आप ऑक्टल सिस्टम में बैठे होते तो फिर आपको शायद 0 से 7 तक बकेट्स बनानी होती, यानी डब्बे बनाने होते। हेक्सा में होते तो फिर उस हिसाब से उसको आपने ज्यादा करना था। तो इसका मतलब है कि ये नंबर सिस्टम भी मैटर करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी मैटर करती हैं, और कितने नंबर सॉर्ट करने के लिए दिए गए हैं वो भी मैटर करते हैं। अब इन 3 चीजों पे हम बेस बनाकर इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस तो इसमें d इंटू एस इंटू एन ही होंगे। क्यों? d इज द पॉसिबल डिजिट्स इन द नंबर, यानी कि नंबर ऑफ यानी कि डेसिमल सिस्टम में आप बैठे हैं तो d की वैल्यू आपकी 10 होगी, ठीक है। s इज बेसिकली द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी s4 का मतलब ये है कि आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको 4 बनाने के लिए आपको पता है कि शुरू में एक 0 लगाना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम ऑफ साइज 4। इसके शुरू में शायद 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तो ये दिस विल बिकम ऑफ साइज 4। तो एक तो पैरामीटर यानी वेरिएबल मेरे पास d है, क्योंकि d को भी जनाब मुझे पता नहीं है कि आप क्या वैल्यू देंगे। डेसिमल सिस्टम में d वैल्यू फिक्स करेगा 10, हेक्सा में 16, ऑक्टल में 8 वगैरह वगैरह, डिपेंड्स। और s जो है वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा यूज़र के डाटा पे, कि यूज़र ने डाटा जो दिया है उसमें उसकी लेंथ जो है नंबर्स की वो क्या है। और
तीसरी चीज़ तो है ही है कि आपने टोटल हाउ मैनी नंबर्स आपने मुझे दिए हैं टू सॉर्ट इट। ठीक है, तो अब आ जाए जी इन तीनों को ज़हन में रखते हुए 3 एनालिसिस उसने किए हुए हैं। ये कैसे किए हैं इस पर मैं ब्रीफली बात करता हूँ, इतनी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। पहले आ जाए इसके वर्स्ट केस पे। तो वर्स्ट केस में, या चलें बेस्ट केस से शुरू करें। वो कहता है बेस्ट केस में आपका जो है ये इट वुड टेक ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n। ठीक है ना जी। और अगर s आपका लेट्स से, वो कहता है लेट्स से नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना वो n के मुकाबले में ये हैं, तब यानी अगर डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं, ठीक है ना जी, और ठीक है, और तो s की वैल्यू वो कहता है कि अगर आप n आपका 8 है, लेट्स से n इज इक्वल टू 8 है, तो वो s इस तरह निकालता है कि वो जनाब कहता है log टू द बेस 2 या 10। ठीक है, 10 इसलिए कि वो आप डेसिमल में बैठा हुआ है। बाइनरी में बैठेंगे तो लेट्स से 8 है तो इससे 3 आ जाएगा, तो s की वैल्यू 3 हो गई। तो उस सूरत में टोटल नंबर्स कितने हुए n, और s की वैल्यू कैसे निकली, वो 3, तो वो ये आ गई। तो फिर रनिंग टाइम आपका ये हो, क्योंकि कहता है d तो आपका फिक्स है। देखें डी को हम इसलिए खातिर में नहीं ला रहे एनालिसिस में बार बार, या देखें यहाँ भी डी नहीं है, वर्स में भी नहीं है, बेस्ट में भी नहीं है, कि डी आप पहले फिक्स कर लेते होते हैं। देखें जब भी आप सॉर्टिंग के लिए मुझे नंबर देते हैं तो आप नंबर सिस्टम मुझे डिसाइड कर देते हैं कि सर मैं ये सारे नंबर आपको डेसिमल में या दे रहा हूँ सॉर्ट करने के लिए, या बाइनरी में दे रहा हूँ, या हेक्सा में दे रहा हूँ, या ऑक्टल में दे रहा हूँ, किस में दे रहा हूँ। वो फिक्स कर दिया आपने तो डी फिक्स हो गया। लेकिन शुरू में एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डी जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन बाद में फिर कहूंगा कि डी, द वैल्यू ऑफ डी इज काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि वो आप फिक्स कर देते हैं शुरू में, लिहाजा डी तो बीच में से गया। अब नंबर ऑफ डिजिट्स और टोटल कितने नंबर है ये मैटर करते हैं। यानी इसको आसानी से ये समझें कि आप एरिया जब निकालते हैं रेक्टेंगल का तो लेंथ इनटू विड्थ, तो नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सॉर्टेड वो लेंथ हो गई, कितने नंबर आपने सॉर्ट करने हैं, और विड्थ का मतलब है कि वो उनके अंदर डिजिट्स कितनी है, 3 है 4 है, तो ज़्यादा है, जब जितनी विड्थ बढ़ेगी तो उतनी फिर पासेस भी बढ़ेंगी ना। तो असल चीज़ अब मैटर कर रही है ये। तो वो एवरेज केस में वो होगा ऑर्डर ऑफ s इंटू n, यानी n अगर आपके पास 8 है और नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें 3 है, और ये वैसे कॉमन सेंस भी कहती है कि आपका s जो है ना वो n के मुकाबले में बहुत छोटा होगा। गौर करें, आपको 1 लाख नंबर सॉर्ट करने के लिए दिए गए हैं। नादरा में आपको कहा गया है कि पूरे नादरा में आप जाएं सबकी एजेस को सॉर्ट करें और मुझे पता लग जाए कि मेरे मुल्क में 60 साल से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो मुझे सॉर्ट करके पता लग जाएगा कि जो 60 से ऑनवर्ड हैं जितने वो सारे 60 से बड़े, या इस तरह का कुछ करना है, सॉर्टिंग को चाहिए। तो अब एज के तो सबके मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे, 2 या 3, चलें अगर कुछ बंदे 100 साल भी एक्सीड कर लेंगे तो उनकी डिजिट्स 3 हो जाएंगे एज के, लेकिन मोस्टली तो 2 होंगे। लेकिन 1 लाख और कहाँ 3, तो 3 यानी s लेंथ ऑफ द नंबर, यानी डिजिट्स कितने हैं उसमें वो, और नंबर जो है वो 1 लाख है। तो 1 लाख के मुकाबले में जो है ना वो 3, इट इज़ यू कैन से इमटेरियल। लेकिन फॉर द सेक हम कहेंगे कि एवरेज केस में इतना टाइम लगेगा, s इंटू n। डी तो ऑलरेडी आप फिक्स कर चुके हैं कि आप नंबर तो मुझे बताएंगे। नादरा में भी अगर आप मुझे एज कहेंगे तो आप डेसिमल सिस्टम में कहेंगे, तो वो तो तय हो गया। और वर्स्ट केस में वो n² तब बनता है, वो कहता है कि हो सकता है कि आपके डाटा बहुत कम हो, यानी आप मुझे 5 नंबर सॉर्ट करने के लिए कहें और उनकी लेंथ भी 5 हो, उसकी लेंथ भी 5 हो, तो 5 इंटू 5 25, तो फिर 5² हो गया ना। तो उस सूरत में s और n आपका बराबर हो जाएगा। जब s और n बराबर हो जाएगा तो फिर ये n², और ये इससे भी बढ़ सकता है अगर कोई बहुत ही बदतरीन सूरत हो कि जिसमें n जो है ना आपका बहुत कम हो लेकिन डिजिट्स उसमें बहुत ज़्यादा हो। ठीक है ना जी, यानी अगर n 5 हो और डिजिट्स उसमें जनाब 8 हो, तो देन इट्स अगेन इट कैन बी n³ अगर इन द टर्म्स ऑफ n आपने टाइम मुझे देना है। ठीक है जी, तो बहरहाल ये जनाब आपका रेडिक्स सॉर्ट हुआ, काम कैसे करता है, और उसका जनाब एनालिसिस आपके सामने आ गया। फाइनली एक तीसरा एल्गोरिथम देखते हैं विच इज़ अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम, और ये थोड़ा सा अगर आप याद करें तो हैशिंग हमने पढ़ी थी, ये उसमें एक चेनिंग का एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। चेनिंग ये अगर गौर करें ऑलमोस्ट ये इसकी शक्ल उसी तरह ही है,
और इसका नाम है बकेट सॉर्ट। वो कहता है कि मैं हर एरे के इंडेक्स पे बकेट्स बनाऊंगा, खाने मेरी अपनी बकेट होगी, यानी इन जो नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं उनकी अपनी बकेट है, जो नंबर 6 से शुरू हो रहे हैं वो उसकी अपनी है। अच्छा, ये इसने पॉइंट्स में लिया हुआ है, इसको आप इसका ओरिजिनल एल्गोरिथम वो कहता है कि मेरी जो रेंज होगी नंबर्स की वो 0 से 1 के जो है ना दरमियान होगी। मतलब ये कि 0 इंक्लूसिव 1 एक्सक्लूसिव, मतलब ये कि 0 से 0.999, मतलब ये ना कि जो नंबर आपके डेसिमल सिस्टम में ज़्यादा एक नंबर या 0 से शुरू होगा और या 9 से शुरू होगा, 10 तो नहीं हो सकता ना, डेसिमल में रेंज ये होती है। तो वो कहता है कि मैं इसको जो जो पॉइंट्स में 0 से जो शुरू होने वाले हैं वो 0th इंडेक्स में जाएंगे, जो इस बकेट में लगेंगे। जो 0.1 से शुरू हो रहे हैं यानी ये वाले, तो वो 1 से होंगे। जो 0.2 जिनका स्टार्टिंग जो है ना डिजिट है वो उसमें जाएंगे। 7 वाले 7 में जाएंगे। लेकिन हम इस एल्गोरिथम को यानी ये रीशेप करके या मैप करके वो नॉन डेसिमल नंबर्स भी बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है। ओरिजिनल एल्गोरिथम इस पे है। हम क्या इस तरह से इसको कह सकते हैं कि जनाब जो नंबर 0 से शुरू हो रहा है विदाउट डिस्कसिंग द पॉइंट फैक्टर, तो वो 0 की लिंक लिस्ट में लगेगा। और जो नंबर 5 है यानी लेट्स से 51 है, 57 है, वो इधर लगेंगे 51, उसके नेक्स्ट में 57 वगैरह ऐसे, ठीक है ना जी। तो इट कैन बी डन लाइक दैट एज वेल। तो लिहाजा उस बहस में हम खैर नहीं पढ़ते, क्योंकि एनालिसिस में के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बहस से कोई फ़र्क एनालिसिस पे नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं पड़ेगा तो लिहाजा एनालिसिस के लिए हम इस बहस को लाते ही नहीं है। तो वो कहता है कि ये बकेट सॉर्ट का एल्गोरिदम है। वो काम क्या करता है, कैसे करता है, वो कहता है इसको देख लें कि बकेट सॉर्ट एज्यूम दैट द इनपुट इज जनरेटेड बाय रैंडम प्रोसेस। इनपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है, एंड वो कहता है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द एलिमेंट्स यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली ओवर द इंटरवल दिस, जो मैंने अभी बात की कि वो पॉइंट्स में होगा तो इंक्लूसिव 0 है यानी 0th इंडेक्स से लेके 1 एक्सक्लूसिव मतलब 0 से 0.99, ठीक है ना, 0.0 से लेके 0.99। तो 0 इंडेक्स पहला होगा और 0.9 यानी स्टार्टिंग जो है ना वो आखिरी। तो 9 इंडेक्सेस होंगे बेसिकली। और वो कहता है कि ये भी क्या करता है, इट यूजेस इंसर्शन सॉर्ट ऑन ईच बकेट, यानी ये जो बकेट बना रहा है आगे लिंक लिस्ट बना रहा है, इसके अंदर ये इंसर्शन सॉर्ट को ये भी यूज करता है, उससे फायदा उठाता है। और वो आपको पता है इंसर्शन सॉर्ट मैंने अभी शेल सॉर्ट में भी दोबारा एक्सप्लेन किया है, पहले भी कर चुका हूँ। तो वो बातें आपकी बस ज़हन में इंसर्शन सॉर्ट जब मैं कह दूं तो बस आ जानी चाहिए वो सारी बातें। तो आई शुड नॉट रिपीट those talks के वो which were related to insertion sort, ठीक है। वो कहता है कि ये इस पे लगाता है एंड वैल्यूज आर पुट इन बकेट्स, ठीक है। द बेस्ट एंड एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ n, वो कहता है इसमें। ये क्यों? वो कहता है ये कि इसमें आपको सॉर्ट करने में क्या होगा, जो भी डाटा आएगा आप उसको करस्पॉन्डिंग बकेट में फेंकते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर 7 आएगा तो वो 7 की बकेट में जा रहा है, 17 आया तो वो इस बकेट में जा रहा है, ठीक है। 39 आया तो वो इस बकेट में चला गया, ठीक है। फिर 72 आया वो इसमें चला गया वगैरह वगैरह। तो अब उसको आपने उस बकेट में डाला, हर बकेट अपने अंदर इंसर्शन सॉर्ट लगा रहा है। और फाइनली डाटा सॉर्ट कैसे हो जाएगा कि आप टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट रीडिंग करेंगे तो ज़ाहिर है टॉप टू बॉटम जब दिस इज बेसिकली व्हाट डाटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, इट्स एन एरे ऑफ लिंक लिस्ट या एरे ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं इसको। तो एरे ऑफ लिस्ट में जब आप टॉप से बॉटम चलते हैं और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ज़्यादा पहले 12 रीड होगा, फिर 17 रीड होगा, फिर अगली लिंक लिस्ट में आएंगे तो फिर 21 रीड होगा, फिर 23 रीड होगा, 26 रीड होगा। तो ये देखें डाटा सॉर्टेड आपको मिल जाएगा फाइनली। यानी एक आप n एलिमेंट्स का पास लगाएंगे, एक लूप लगाएंगे n एलिमेंट्स, तो ये जितने ये सारे n एलिमेंट्स हैं ना जो लिंक लिस्टों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। n इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको यहाँ से मिले थे, जो आपने यहाँ से उठा के इसमें रखे थे इस लिंक लिस्टों में।
तो ज़ाहिर जब इस पे आप एक पास लूप का लगाएंगे और आप हर लिंक लिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको डाटा सॉर्ट मिल जाएगा। तो बेस्ट केस में वो कहता है ये है कि बेस्ट एंड एवरेज केस में तो वो ऑर्डर एन होगा, यानी सिंपली इसमें कोई चीज़ नहीं है, जो नंबर आया है उसके करस्पॉन्डिंग बकेट में आपने उसको फेंक दिया है और बस वो उसमें लग जाएगा, और मुझे एक स्कैन एक लूप का लगाना होगा और हर लिस्ट को विजिट करना होगा स्ट्रेट अवे, और एन एलिमेंट्स मेरे रिट्रीव हो जाएंगे एंड दैट वुड बी सॉर्टेड डाटा मुझे मिल जाएगा। ये लिस्ट के इधर अंदर कैसे सॉर्टेड है तो ये मैं बार बार नहीं कहूँगा, ये वही कह रहा है कि ये इंसर्शन सॉर्ट इसने इस पे लगाया है। यानी कि देखें पहले आपको इसमें मिला था 21, फिर उसके बाद 23 मिला था और 26 पहले मिला था तरतीब में, तो 26 आपने इसमें पहले लगाया होगा इन दोनों के लगने से पहले, लेकिन जब 21 आया होगा तो आपने 26 से पहले उसको लगा दिया, इंसर्शन सॉर्ट उस पर चलाई है। फिर जब 23 आया है तो आपने 21 और 26 के दरमियान में उसको लगाया, तो ये सॉर्ट यानी ये लिंक लिस्ट्स को सॉर्ट रखता है, लिंक लिस्ट्स आर सॉर्टेड। तो यही तो इसकी ब्यूटी है कि वो यूजिंग इंसर्शन तो इसको सॉर्ट रखता है, और जब सारा डाटा स्कैन हो जाता है तो बस आप एक स्कैन इस पे लगाते हैं और एक स्कैन वाइल लूप पे लगा के एन एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड जो है ना वो डाटा सारा जो है इससे मिल जाता है। तो उस सूरत में इसका रनिंग टाइम जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, एवरेज एंड बेस्ट केस में। हाँ वर्स्ट केस जो है इसका ज़रा वही मसला बन जाता है कि वर्स्ट केस इंसर्शन सॉर्ट का भी मेरा क्या था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था कि नहीं था, लेकिन वो कब अगर होगा कि आप कोई बहुत ही बदकिस्मती है या आप बहुत बायस डेटा आपको मिला है कि इफ़ ऑल द वैल्यूज आर करस्पॉन्डिंग टू द सेम बकेट, और ये फिर स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट बन जाता है। मसलन वर्स्ट केस में आप देखें, इसमें मिसाल मैं ये कह देता हूँ कि ये सारा डाटा जो आपने ये गिवन डाटा है ये सारा 7 से शुरू हो जाए, 7 7 7 7 7, तो वो सारा इधर इस बकेट नंबर 7 में प्लेस होगा, इधर लिंक लिस्टों में लगेगा अपनी अपनी, ठीक है। और जब वो 1 1 बाय n आएगा और उस पर बार बार आपको इंसर्शन सॉर्ट लगा के उसको सॉर्ट भी रखना होगा, तो ये तो वही साहब ये तो वही बात होगी ना, नया एलिमेंट जे इंसर्शन सॉर्ट में जे आस्ता आस्ता आगे जाता है ना, जे 2 से शुरू होगा फिर 3 होगा, तीसरा एलिमेंट आएगा उसको यहाँ आप लगा के फिर इसमें देखेंगे कि इसको मुझे कहाँ प्लेस करना चाहिए, तो उसको जब प्लेस आप करेंगे तो वो आस्ता आस्ता जनाब ये प्लेस होता चला जाएगा। अब जब जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ से डाटा जो है ना वो आपका जो है ना रिट्रीव होता जाएगा, यहाँ से मिलता जाएगा आपको, और वो उसमें जो है ना उसमें आपको लगाते जाएंगे और साथ साथ उसको सॉर्ट भी रखते जाएंगे, ठीक है ना जी। वो अलग बात है कि इसमें इंडेक्स नहीं है, इसमें लिंक लिस्ट है, लेकिन बहरहाल उस टाइप की चीज़ आप लगा सकते हैं कि आप इसको डबली लिंक लिस्ट बना लेते हैं, या पॉइंटर हेड पे जो आपको डाटा आता है आप देखते हैं इससे छोटा है तो पीछे लगा लो, अगर बड़ा है तो आगे जाओ, तो वो कोई मसला नहीं है, कंपैरिजन वही बनते हैं। अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट भी बनाते हैं या डबली बनाते हैं, क्योंकि जब आपका एक एक डाटा लगता जा रहा है तो आने वाला डाटा क्या करेगा, वो पीछे जाने के बजाय आगे जाएगा। यानी वो 72 के बाद अगर 79 आता है तो 72 और 78 लगे होंगे तो 72 से पूछेगा बड़े हो, 78 से वो इधर लग जाएगा, और जब 71 आएगा तो 71 आके 72 से पूछेगा कि अच्छा तुम मुझसे बड़े हो तो आगे की सर्च की जरूरत है, आगे कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, वो 71 को यहीं लगा देगा एंड दैट्स इट, और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द डाटा जो है वो आगे चला जाएगा आपका। तो उस सूरत में वो कहता है कि फिर बदतरीन सूरत तो यही होगी कि हर आने वाला डाटा, यानी आप मुझे ये वाली लिस्ट सॉर्टेड दे दें, वही बातें जो हमने इंसर्शन सॉर्ट में की थी, या आप मुझे यहाँ पे सारा यहाँ पे पहले 1 12 दें या 10 दें, फिर जो है ना 11 दें, फिर 12 दें, फिर 13 दें, तो वो ज़्यादा पहले 10 लगाएगा फिर 11 आएगा, या उल्टा दे दें, असेंडिंग में सॉर्ट करना है डिसेंडिंग में दे दें, तो फिर ज़ाहिरी बात है वही सारी बहस शुरू हो जाएगी। तो उस सूरत में तो वो कहता है कि फिर इसका रनिंग टाइम डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जो कि वर्स्ट केस एनालिसिस हमने इंसर्शन सॉर्ट में किया था, वो ही इसका जो है वो बन जाएगा। तो बहरहाल ये जनाब 3 एल्गोरिदम्स मैंने आपके सामने आज रखे हैं, एक शेल सॉर्ट उसका एनालिसिस, उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट जो है उसको हमने किया है, और उसके बाद जो है हमने जो है बकेट सॉर्ट जो है उसको भी हमने साथ में किया है। तो बहरहाल ये जो 3 चीज़ें हैं एल्गोरिदम मैंने किए हैं, ये मैं यूजुअली इसमें चूंकि एनालिसिस थोड़े से इसके सबके तो नहीं, ये आखिरी 2 तो सिंपल हैं, थोड़ा शेल सॉर्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है,
तो जो है इसको मैं अमूमन इतना नहीं करवाता, सिर्फ एमएस के स्टूडेंट्स को करवा देता हूँ कि वो ज़रा चूँकि एडवांस कोर्स पढ़ते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा एल्गोरिदम्स पे से गुजारता हूँ मैं, ताकि जो है उनका नॉलेज जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें बीएस में पढ़ी होती हैं, कुछ बुनियादी एल्गोरिदम सॉर्टिंग के उन्होंने पढ़े होते हैं। तो एट द टॉप ऑफ दैट जब वो ये कुछ और पढ़ते हैं तो इसमें उनको जो है ना कुछ और एंगल से भी जो है ना सोचने का मौका मिलता है। तो बहरहाल ये कुछ एल्गोरिदम्स थे, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमने नहीं देखे, लेकिन हमारा इस कोर्स का ये मुद्दा तो नहीं है कि हम जो है थ्रू आउट जो है ना पूरे कोर्स में बस सॉर्टिंग के एल्गोरिदम ही पढ़ेंगे। ये अब तक भी अगर आप देख रहे हैं कि हमने अगर बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, मर्ज सॉर्ट भी पढ़ा है, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और ये सारी चीज़ें, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट हमने पढ़ा, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि सॉर्टिंग पढ़ाना आपको मकसूद है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हर एक के पीछे जो उसका एनालिसिस का तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है। कुछ इटरेटिव हैं, कुछ रिकर्सिव हैं, फिर कुछ रिकर्सिव में भी एक डिफरेंट नेचर के हैं, इटरेशन में भी सिलेक्शन सॉर्ट, एक्सचेंज सॉर्ट डिफरेंट है बनिस्बत इंसर्शन के, कि उसमें इनर वाइल लूप नहीं चलती बेस्ट केस में, जबकि एक्सचेंज और बबल में हमने कहा है वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड एल्गोरिदम्स हैं, वो तो हर हाल में चलते हैं। तो ये इन फैक्टर्स की बुनियाद पे आपको डिफरेंट एल्गोरिदम्स कराए जाते हैं, ना कि ये मकसूद है कि सॉर्टिंग आपको बार बार पढ़ाई जाए। सॉर्टिंग तो आप बस एक दफ़ा समझ गए कि यू नीड टू सॉर्ट द डेटा, तो वाई टू स्टडी देन दिस। तो वो स्टडी की वजह पीछे ये है कि उसके एनालिसिस की टेक्निक्स में फ़र्क है, उसका एनालिसिस करने का स्टाइल मुख्तलिफ है। तो कल कला को आपको कोई इस तरह मिलता जुलता एल्गोरिदम मिलेगा तो आप उसका एनालिसिस फिर इजीली कर सकेंगे। ठीक है जी, तो दैट्स इट। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।